हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग सब। आई होप आप लोग सब फिट एंड फाइन होगे। घर पे ही रहिएगा। अगर मन भी करे घर से बाहर निकलने का तो लॉकडाउन पीरियड है बच्चों, डोंट ट्राई दैट। स्टे एट होम, स्टे सेफ। ओके, थोड़ा बहुत घर में पढ़ाई भी कर लीजिएगा। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे क्लास 10th का। हमारा अभी ये चैप्टर हिस्ट्री का, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस चैप्टर को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। सबसे आई थिंक ये हमारी नेक्स्ट सेकेंड क्लास है इसकी। फर्स्ट क्लास में मैंने आप लोगों को फेडरिक्स के सारे व्यूज़ बताए थे कि वो क्या सोचता है कि एक नेशन किस तरह से चेंज होना चाहिए, और उसने इसमें इम्प्लीमेंट भी किए। तो अब हम लोग इस बारे में बात करेंगे कि ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है और ये जो आइडिया है नेशन का, ये कैसे आया और इसने क्या क्या किया। क्योंकि बच्चों, सबसे पहला रेवोल्यूशन इन द हिस्ट्री पीरियड फ्रेंच रेवोल्यूशन ही है, जिसने हमें एक डिसिप्लिन वे दिया कि हम मोनार्की शासन से बाहर निकल के भी गवर्नमेंट सिस्टम में अपने सोसाइटी को रन कर सकते हैं। ठीक है, तो आइडिया ऑफ नेशन, एक नेशन का जो आइडिया, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से कैसे मिला, अभी हम लोग उस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। इसका सबसे पहला पॉइंट, 1789 में जो नेशनलिज्म था। नेशनलिज्म मतलब बच्चों देशभक्ति की जो भावना होती है लोगों के अंदर। नेशनलिज्म बीइंग नेशन, कि हम इस देश के नागरिक हैं, हमारे पास कुछ हक होना चाहिए, देश हमारा है, इसमें ऐसे वैसे काम क्यों होने चाहिए, समथिंग लाइक दैट। जो नेशनलिज्म होना चाहिए सबके अंदर, नेशनलिटी, नेशनलिज्म, उसी का रेफरेंस है। तो नेशनलिज्म जो था ना, वो लोगों में फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही आया है। क्यों? मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, फ्रेंच रेवोल्यूशन हमारा सबसे फर्स्ट रेवोल्यूशन है, और वो सबसे रिमार्केबल ट्रेडमार्क रेवोल्यूशन इन द हिस्ट्री एंड सोसाइटी, कि उसने हमें बताया कि मोनार्की के बाहर भी हमारी सोसाइटी रन हो सकती है। हम मोनार्की को अबॉलिश करके जी सकते हैं, और हर एक इंडिविजुअल का कुछ हक होता है उसका प्राइवेट, और प्रिविलेज, नॉन प्रिविलेज लोगों से भी ऊपर कुछ होता है। ये सब चीज़ें हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान, उस 18वीं सेंचुरी में आप कह सकते हो, हमें पता चला था। ओके, और जो पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस थी ना इन 1879, जो नेशनलिज्म फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ जो आया था, और जो पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आई थी, उसने क्या किया था, द ट्रांसफर ऑफ सोवरेनिटी। क्या होती है बच्चों? वो एक वर्ड होता है ना, सोवरेनिटी, SOVEREIGNTY। उसका मतलब होता है एक पावर होना एक नेशन में, द ऑल पावर जो स्टेट के पास होती है, या किसी एक पर्सन के पास जो पावर होती है, वो क्या हो गई, ट्रांसफर हो गई। मतलब कि बढ़ गई, ट्रांसफर हो गई। किसको? फ्रॉम मोनार्क, मोनार्क सिस्टम था, मोनार्क सिस्टम से हटके टू अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन। फ्रेंच के जो अलग अलग इंडिविजुअल थे, उनके ऊपर चली गई ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। पहले क्या था बच्चों, हमारा जो सिस्टम और सोसाइटी था, वो मोनार्की, मतलब सारा पावर, जो सोवेरिनिटी है ना, सारा पावर एक बॉडी पे था। मतलब कि एक राजा पे ले सकते हैं, द होल पावर हाउस एक इंसान था। लेकिन अब वो ट्रांसफर होके, चेंज होकर के किसके ऊपर चला गया, बॉडीज ऑफ फ्रेंच सिटीजन। अब जो फ्रांस के जो सिटीजन थे, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी बढ़ गई, क्योंकि अब कोई मोनार्की सिस्टम नहीं होने वाला था, कोई किसी के अंदर शासन नहीं कर रहा था। अब हम इंडिविजुअली रहने की कोशिश कर रहे थे। ओके, वेरियस बहुत सारे मेजर्स, बहुत सारी चीज़ें इस टाइम पे, बहुत सारे नए तरीके अपनाए गए, बहुत सारे नए नए रिफॉर्म्स किए गए, प्रोग्राम्स लाए गए। ठीक है, क्यों लाए गए? इस तरह की जो आइडियाज़ हैं ना, उनको डेवलप करने के लिए। इसमें एक बहुत रिमार्केबल आइडियाज़ है जो आपके बुक्स में भी गिवन है, द आइडिया ऑफ ला पाट्रे, PATRIE, ला पाट्रे। ला पाट्रे मतलब द फादरलैंड। ओके, मदरलैंड इंडिया में हमारा होता है, तो वहाँ पर इसे फादरलैंड कहते हैं। फादरलैंड मतलब ये हमारे, अब ये मत समझना कि वो पप्पा की ज़मीन वाला लॉजिक यहाँ पे नहीं लगाना है। ये हमारा फादरलैंड, ये हमारा होमलैंड, इसमें हम रहते हैं, ये हमारे पावर में आता है। इसके ऊपर राज्य, इसके ऊपर जो बेनिफिटेड राइट्स है, वो सबका है, किसी एक का नहीं। ये नहीं कि एक राजा बाकी सारे गुलाम, ऐसा नहीं होना चाहिए। वाई? क्योंकि इसने आइडिया हमें क्या दिया, ला पाट्रे, फादरलैंड का आइडिया दिया। और एक और आइडिया दिया, ली सिटियोइन, मतलब द सिटीजन। एक फादर है, मतलब एक लैंड है, और एक सिटीजन हम हैं, और हम सारे लोग हैं। हम सब मिलकर के एक सोसाइटी, एक कंट्री, एक स्टेट फॉर्म करते हैं बच्चों। कोई पावर, कोई ताकत मिलके नहीं। हाँ, एक गवर्नमेंट होती है जो हमें रन करना सिखाती है, लाइफ कैसे जीनी वो नहीं सिखाती, हमें लाइफ में क्या क्या डिसिप्लिन इम्प्लीमेंट करता है वो सिखाती है। तो ये जो राइज ऑफ नेशनलिज्म है, ये उसी चैप्टर, ये पूरा चैप्टर आपको उसी चीज़ के बारे में बताएगा कि उस शासन से बाहर निकल के क्या क्या हुआ। तो
तो ये चेंजेस होने लगी, बहुत सारी चीज़ें नई नई आने लगी, बहुत सारे नए नए एजेंडाज आने लगे, और इसको जो है ना पार्ट्रे और सिटीजनशिप ऑफ फादरलैंड का जो आइडियाज़ आने लगा, उसके बाद एक नया फ्रेंच फ्लैग इन्वेंट हो गया। और वो फ्रेंच फ्लैग क्या था? ट्राई कलर, 3 कलर्स का था। ठीक है, उसके बाद एक और चेंज किए गए भाई, इंडिविजुअली दिखाने के लिए कि अब कोई मोनार्की सिस्टम नहीं चल रहा है, तो फ्लैग का जो रंग था उसे भी चेंज, ट्राई कलर फ्लैग को चुना गया फ्रेंच के लिए। ठीक है, टू रिप्लेस, किस लिए चुना गया? टू रिप्लेस द फॉर्मर, जो पहले वाला जो फ्लैग था उसको बदलने के लिए, क्योंकि अब पहले की सभी चीज़ें बदल रही थी, चेंज हो रही थी। तो फ्रांस में इस चीज़ को ये बदलने की जो फ्रेंच फ्लैग है उसे क्या किया गया? चेंज कर दिया गया, उसे रिप्लेस, बदल दिया गया किससे? ट्राई कलर, 3 कलर के फ्लैग से चेंज कर दिया गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट, जो डेमोक्रेसी थी यहाँ पे, जिसने जो फ्रांस में जो डेमोक्रेसी थी नेपोलियन की, और जो सिविल कोड था नेपोलियन का, जिसे हम लोग नेपोलियनिक कोड से जानते हैं, उसे हटा दिया गया, उसे ले लिया गया। बच्चों यहाँ पर मैं इसलिए कह रही हूँ, डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉयड इन फ्रांस बाय नेपोलियन एंड सिविल कोड ऑफ 104 सिविल कोड। ये एक सिविल कोड है जो नेपोलियन के टाइम पे क्लस्टर्स कुछ बने थे, कुछ रिफॉर्म्स, कुछ रूल्स बने थे, जिसको यहाँ पर नेपोलियनिक कोड का नाम दिया गया। ये 1804 सिविल कोड ऑफ 1804 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसे हटा दिया गया विथ ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन, उन सारे लोगों के ऊपर जो भी प्रिविलेजेस ग्रुप थे, एडवांटेजेस लोग थे, जो बाय बर्थ पैदा होने के साथ ही सारे के सारे एडवांटेज गेन करते थे। क्यों? क्योंकि वो या तो किसी रिनोन फैमिली में पैदा हुए थे, या किसी राजा महाराजा का बेटे थे, या कोई हाईएस्ट पोजीशन गेन करने वाले बच्चे थे। तो इसलिए नहीं, वो किसी काम को कर रहे इसलिए उन्हें डेजिग्नेशन नहीं दिया गया था, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो बाय बर्थ या क्लर्गी ग्रुप थे या नोबिलिटी ग्रुप थे, इसलिए उन्हें प्रिविलेजेस मिलती थी। तो ये सारी चीज़ें हटा दी गई। ठीक है, और इसके बाद क्या स्टैब्लिश कर दिया गया? स्टैब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड सिक्योर द राइट्स टू प्रॉपर्टी। ये सारी चीज़ें जो थी, जो पहले थी, मोनार्की थी, नेपोलियन बोनापार्टे का जो रूल था, वो सब, उसका जो सिविल कोड था, जो उसने लोगों को, अपनी सोसाइटी को दे रखा था, ये सब ले लिया गया। प्रिविलेज पीपुल से उनकी प्रिविलेजेस हटा दी गई, अब सब इक्वली, अब लॉ जस्टिस के नज़र में सारे इंसान वहाँ पर एक हो गए, इक्वालिटी हो गई, इक्वल हो गए। और हर इंसान का जो राइट टू प्रॉपर्टी है, कि हर किसी के पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इस प्रॉपर्टी को सिक्योर किया गया। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम है बच्चों उस टाइम पे, वोटिंग है, बहुत सारी अदर चीज़ें हैं उस टाइम की सोसाइटी में, जो बेस्ड होती थी इस फैक्ट पे कि किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, या किसी के पास प्रॉपर्टी है कि नहीं, ऑन दैट बेसिस उन्हें राइट्स मिलते थे। ठीक है, तो इस राइट को भी सिक्योर किया गया कि ये राइट सिक्योर रहे कि हर किसी के पास राइट टू प्रॉपर्टी रहे। क्योंकि पहले क्या था, जो बहुत लोएस्ट ग्रुप है उन्हें राइट टू प्रॉपर्टी नहीं मिलती थी, जो अपर क्लास ग्रुप है और जो उससे थोड़ा कम है, सिर्फ उन्हें राइट टू प्रॉपर्टी था। जिन्हें राइट टू प्रॉपर्टी थी वो सोसाइटी के सारे राइट्स गेन कर सकते थे। तो राइट टू प्रॉपर्टी हर के लिए लॉजिक हो जाए, हर के लिए वाजिब, मतलब हर के लिए एसेंशियल हो जाए, ऐसी राइट्स को सिक्योर बचाया गया। ठीक है, ये था हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन ने कैसे एक नेशन का आइडिया निकाला। अब हम लोग कहते हैं नेशनलिज्म जो यूरोप में था उसका बनना, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म जब हम बात करते हैं ना बच्चों, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेकिंग ऑफ जर्मनी और इटली भी हम आगे पॉइंट्स में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें और स्विट्जरलैंड क्या था, ये सारे जो थे ना कंट्रीज, ये सारे डिवाइडेड थे अपने अपने छोटे छोटे किंगडम्स में। वो किंगडम्स क्या थे? दे वर डिवाइडेड इनटू किंगडम्स। जैसे कि मैंने आप लोगों को ही पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाया है ना कि बेल्जियम 3 किंगडम्स में डिवाइडेड था, वो अलग अलग किंगडम्स में डिवाइडेड था अकॉर्डिंग टू द रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन। तो यहाँ पे भी इटली, जर्मनी और स्विट्जरलैंड क्या थे? डिवाइडेड थे किंगडम्स में, डचेज में और कैंटोन्स में। ठीक है, ये सारे डिवाइडेड थे। और यहाँ के रूलर्स का क्या था? खुद का ऑटोनोमस टेरिटरी था, उनका खुद का राज्य था, वो किसी के अंदर मोनार्की सिस्टम में नहीं थे। ठीक है, ऑटोक्रेसी अब हमारा नेक्स्ट है, द ऑटोक्रेसी एंड द न्यू क्लास। ऑटोक्रेसी और न्यू क्लास का अपराइजिंग होना। ऑटोक्रेसी का मतलब क्या होता है बच्चों?
Autocracy. The autocracy was the dominant class of the continent, politically और socially group, किसी से भी आप ले सकते हो। Autocracy मतलब आप समझो मोनार्की है ना, मोनार्की का जो एक्सप्लेनेशन है उसको हम ऑटोक्रेसी में ला सकते हैं। ऑटोक्रेसी जो होता है ना, डोमिनेंट करना, कि उसके हिसाब से आपको काम करना है, किसी कोई एक हायर लेवल ग्रुप का इंसान है उसके हिसाब से वो आपको वो आपके लिए ऑटोक्रेसी फॉर्म करेगा कि वो जो बोलेगा वही आपको करना है। तो ऑटोक्रेसी एक ऐसा डोमिनेंट क्लास था जो कि पॉलिटिकल और सोशल दोनों वाइज पे बना हुआ था। ऑटोक्रेसी की वजह से ही वहाँ की पॉलिटिकल सिस्टम और सोशल सिस्टम दोनों किसी एक इंसान के हिसाब से चलती थी, अकॉर्डिंग टू अ सिंगल पर्सन। वहाँ पे इंडिविजुअल का कोई राइट्स नहीं था, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। ठीक है, तो ऑटोक्रेसी यहाँ पर ख़त्म होती है, देखिए अबॉलिश होती है ऑटोक्रेसी। द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो थी, वहाँ की जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन, हम हमेशा ये बात हम लोग को हमेशा पता होनी चाहिए, किसी भी शहर, किसी भी देश, किसी भी कंट्री की अगर हम लोग बात करें तो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन या मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन या आधे से ज़्यादा तादाद लोगों की किसानों की होती है, फार्मर्स एंड पीजेंट्स की होती है। ठीक है, क्योंकि पता है क्या बच्चों, जो पॉवर्टी लाइन है ना, वो मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री, एज पर जितना मैंने अब तक जाना है, वो कभी भी डिक्रीज नहीं होती है, टाइम टू टाइम इंक्रीज होते रहती है। जो अपर क्लास है वो हमेशा ऊपर जाते हैं, जो मिडिल क्लास है वो हमेशा बीचों बीच में लटके रहते हैं, बट जो पॉवर्टी लाइन है, जो बिलो एवरेज लोग हैं ना बच्चों, वो हमेशा नीचे जाते हैं, वो कभी अपनी सिचुएशन से ऊपर नहीं होते। क्यों? क्योंकि उन्हें उस तरह की सॉर्ट ऑफ फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है। आज भी हमारी गवर्नमेंट उतनी उन्हें फैसिलिटीज़ नहीं देती। इस टाइम पे भी हाफ मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, इस देश की आधे से ज़्यादा तादाद क्या थी? किसानों की थी। ठीक है, नए सोशल ग्रुप्स आ गए थे, और नए सोशल ग्रुप्स क्या थे? वर्किंग क्लास बन गए थे। क्यों? क्योंकि अब बड़े बड़े लोग अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन सब स्टार्ट करे थे, लेकिन इंडस्ट्रीज तो बन गई, इंडस्ट्रीज को रन कौन करेगा? वर्कर्स करेंगे ना। तो वर्कर्स की मेजॉरिटी होने लगी, उनकी एक अलग क्लास, अलग ग्रुप बनने लगी। तो सोसाइटी में एक नया ग्रुप फॉर्म होने लगा, उस ग्रुप का नाम था वर्किंग मैन। वर्किंग ग्रुप हम लोग कह सकते हैं, वर्किंग क्लास। ठीक है, वर्किंग क्लास पॉपुलेशन होने लगी, मिडिल क्लास बनने लगे। वर्किंग क्लास में हमने पता ही है कौन हो सकते हैं, पीजेंट्स हो सकते हैं, जितने भी इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लेबरर्स, वर्कर्स हैं, वो मिलके वर्किंग क्लास बनाने लगे। एक नया सोशल ग्रुप फॉर्म होने लगा, मिडिल क्लास। मिडिल क्लास में कौन से लोग थे? ऐसे मिडिल क्लास लोग जो अपनी नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा रिच नहीं है, वो बहुत ज़्यादा पुअर नहीं है, वो मिडिल लाइन में है। वो अपनी नीड्स को पूरा भी कर सकते हैं, थोड़ा कुछ जो उन्हें चाहिए, अपने विशेस को जी भी सकते हैं, पर मोर एंड लेस उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो मिडिल क्लास में कुछ इंडस्ट्रीज थे, बिजनेसमैन थे, कुछ प्रोफेशनल्स थे, ये सारे मिलके एक और सोशल ग्रुप उस टाइम पीरियड में बना रहे थे, वो क्या थी? द मिडिल क्लास ग्रुप। ठीक है, ये बन गई। तो हमने क्या देखा कि ऑटोक्रेसी जो थी वो क्या थी, और नए क्लासेस का फॉर्म हुआ। ऑटोक्रेसी के बाद कौन सी नए क्लासेस फॉर्म हुई? यहाँ पर ग्रुप्स का बनने लगना, इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगी 18th सेंचुरी में। मतलब 18th सेंचुरी की आधे में, 18th सेंचुरी अभी पूरा ख़त्म भी नहीं हुआ था, और इस जगह पर हमने देखा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ने लगी। और बच्चों, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ती है तो वहाँ पे वर्कर्स की नीड होती है, और इस नीड ने उस सोसाइटी में एक नए क्लास को जन्म दिया, दैट इज़ वर्किंग क्लास। उसके बाद एक दूसरे क्लास को जन्म दिया जो इंडस्ट्रीज बना रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स। ओके, ये दो क्लास बने उस टाइम पीरियड में। दिस इज द राइजिंग ऑफ टू न्यू क्लासेस। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट लिबरल स्टैंड फॉर। लिबरलिज्म के फैक्ट को जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी कि लिबरल होना क्या होता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लिबरल? लिबरल पता है कहाँ से निकाला गया? एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, लिबर, LIBER। लिबरल एक लैटिन वर्ड है, जिसका जो वर्ड एक्चुअल है लिबर, वो निकाला गया है लैटिन से, जिसका मतलब होता है आज़ाद, फ्री होना। तो लिबरलिज्म का मतलब होता है टू बी फ्री, फ्रीडम होना, लिबरल होना, आज़ाद होना चीज़ों से, बेड़ियों से बिल्कुल आज़ाद होना, नो बाउंड्रीज, नो बाउंडेशंस। तो एक ये जो वर्ड है, नो बाउंड्रीज, नो बाउंडेशंस, ये सोसाइटी में कैसे लगेगा वो देखते हैं। द राइट टू वोट, जो राइट टू वोट था ना, वो क्या हो गया? राइट टू वोट एंड टू गेट इलेक्टेड वॉज ग्रांटेड एक्सक्लूसिवली टू पॉवर्टी ओनिंग मैन। राइट टू वोट जो था, अब वो उन लोगों सबको मिलने लगा जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी होती थी।
मैंने आपको बताया ना कि इस टाइम पीरियड, इस एरा में प्रॉपर्टी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आधे से ज़्यादा राइट्स उनको मिलते थे जिनके पास प्रॉपर्टी होना एक क्राइटेरिया था राइट को एंजॉय करने के लिए। स्पेशली राइट टू वोट उन्हीं को मिलता था जिनके पास प्रॉपर्टी होती थी, और ये एक बेसिक फैक्ट है बच्चों। तो राइट टू वोट उन सब लोगों को मिलने लगा जिनके पास प्रॉपर्टी होने लगी, ठीक है। जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं होती थी या जो भी औरतें थी, विमेंस वोट जो थी, उन सबको एक्सक्लूड कर दिया गया पॉलिटिकल राइट से, मतलब हटा दिया गया। वो अब कोई भी संवैधानिक राइट्स को एंजॉय नहीं करेंगे, स्पेशली द राइट टू वोट। क्यों? क्योंकि उनके पास प्रॉपर्टी नहीं। इज इट फेयर बच्चों? उन्हें एक बेसिक चीज़, उन्हें एक ऐसी चीज़ से बाहर निकाल देना जो उनका हक है, सिर्फ इसलिए बिकॉज दे डोंट हैव द प्रॉपर्टी। उनके पास ज़मीन नहीं, प्रॉपर्टी नहीं या कोई भी जायदाद नहीं, इसलिए उन्हें उनके ज़ाती हक से हटा दिया गया। क्योंकि राइट टू वोट तो हर इंडिविजुअल का लीगल राइट होता है, वो हमें कोई साइन अप करके नहीं देता कि भाई इतने। हाँ, एक एज लिमिट ज़रूर होती है। क्यों? क्योंकि तब तक हम मेच्योर हो जाते हैं कि हमें चुनना किसे, एटलीस्ट ट्राई तो करते हैं कि हमें चुनना किसे। 5 साल के बच्चे को थोड़ी पता है कौन सा सिस्टम कैसा रन हो रहा है। 5 साल के थोड़े बच्चे, अच्छा मोदी अंकल, अच्छा अडवाणी अंकल, तो वो इसी तरह से जानेगा, सिर्फ अंकल के नाम से जानेगा। मोदी अंकल कुछ काम कर रहे हैं, अडवाणी अंकल कुछ काम करिए, उसे समझ नहीं आएगा। तो एक एज सेट होना वो सही है कि 18 ईयर्स के बाद, क्योंकि तब हम लिटिल बिट मेच्योर हो जाते हैं। हमें पता है मोदी एक पॉलिटिकल लीडर है, अडवाणी भी एक पॉलिटिकल लीडर है, वो किस कांग्रेस के लिए पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, वो बीजेपी सरकार के लिए काम करे, कौन सी सरकार अच्छी, इतना तो हम गूगल से डेटा निकाल के वोट कर ही सकते हैं बच्चों। इतना अक्ल एक 5 साल के बच्चे में नहीं होता, इसीलिए राइट टू वोट एक क्राइटेरिया के साथ आता। बट आपको राइट टू वोट देना ही नहीं सिर्फ इसलिए क्योंकि यू डोंट हैव द प्रॉपर्टी, आई डोंट थिंक सो इट्स राइट। तो ये चीज़ यहाँ पे होने लगी, ठीक है। उसके बाद 1834 में एक कस्टम यूनियन मतलब वो जो हमारे गुड्स को लाना ले जाना, कस्टम ऑफिसर हम लोग जानती हैं, बाहर से कोई गुड्स कोई सामान आता है तो उसके लेन देन में जो बीच में इंटरोगेट करते हैं, जो इन्वेस्टिगेट करते हैं, उन्हें हम कस्टम ऑफिसर कहते हैं। जो कस्टम यूनियन था यहाँ, उसे अबॉलिश, टैरिफ बैरियर जो था ना, टैरिफ बैरियर हम कह सकते हैं, अगर कोई भी हम बिजनेस या ट्रेड करते हैं ना, कोई भी व्यापार, उसके बीच में टैरिफ बैरियर सबसे बड़ा अड़ंगा, सबसे बड़ा तुम कह सकते हो बैरियर, सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल होता है। उस टैरिफ बैरियर को हटा दिया गया, ठीक है। हर कस्टम यूनियन से टैरिफ बैरियर्स को अबॉलिश कर दिया गया, ठीक है। और फिर क्या किया गया, जो नंबर ऑफ करेंसीज थी उसको रिड्यूस, कम कर दिया गया, ओवर 30 to 2, ठीक है। 30 थी, उससे 30 से 2 पे ले आए वो लोग। जो वहाँ पर नंबर ऑफ करेंसीज थी, जो बैरियर थे उसको ख़त्म, अबॉलिश मतलब एंड कर दिया गया, और जो वहाँ पे करेंसीज थी उसे कम, रिड्यूस कर दिया गया। दिस इज़ द ऑटोक्रेसी, ये लिबरलिज्म, मतलब हम आज़ाद होने लगे, अब लिबरल होने लगे, ये उसका मतलब है, ओके। तो करेंसी को क्या किया गया, रिड्यूस कर दिया गया, और उस करेंसी के वैल्यूज़ को कम कर दिया गया। तो सोचो लोगों के लिए कितना प्रिविलेज हुआ ये। अब उन्हें पता चलने लगा कि लिबरल, आज़ाद होना क्या होता है। वो किसी बैरियर, किसी भी बाउंड्रीज़ के अंदर नहीं थे। अब वो थोड़ा सा अपनी लाइफ को आज़ादी से जी सकते थे वहाँ के लोग। सो बहुत अच्छी चीज़ें चल रही है अभी आगे हम लोग और भी देखेंगे कि आगे क्या क्या हुआ है, नेशनलिज्म यूरोप में कैसे बढ़ा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डिस्कसिंग द नेक्स्ट टॉपिक, अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815, ठीक है। अब तक के लिए इतना ही बच्चों। अब आप लोग इसे अच्छे से पढ़िएगा, इस वीडियोस के गॉन थ्रू जाइएगा, इसे अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, ऑल दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड रिमेंबर वन थिंग, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, आप क्वेश्चन आंसर पोर्टल पे यू कैन क्वेश्चन मी, आई विल बी देयर टू आंसर योर क्वेश्चन। सो डोंट वरी, आप सवाल अपने पूछ सकते हैं, मैं आपको आपके जवाब दे दूंगी, ओके। टिल देन स्टडी हार्ड, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, जस्ट लिटिल बिट थोड़ा पढ़ाई भी कर लीजिए, स्टे सेफ। थैंक यू बच्चों।